So how's the studies going on? दिव्या? यस मैम। एकदम बढ़िया। यस मैम। चलिए फाइन। देखिए आज हम लोग कॉर्पोरेट फंडिंग में जो अमेंडमेंट्स है वो कवर करेंगे, बट बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट है ही नहीं, बहुत कम अमेंडमेंट्स हैं और जो हैं वो भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आपको याद ही होगा जब मैंने क्लासेस ली थी उस वक्त अमेंडमेंट्स ऑलरेडी कवर करते गए थे हम साथ साथ में, तो ऐसा हमारे पर कोई बर्डन नहीं है अमेंडमेंट्स को लेकर के। छोटा मोटा माइन्यूट सा अमेंडमेंट है जो हमें कवर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 ICDR की हम लोग बात करेंगे। तो ICDR में आपको याद होगा हमने एक रेगुलेशन पढ़ा था 112 मिनिमम प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। FPO के केस में कौन कौन से जो कंडीशंस हैं जहाँ पे मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन नहीं लाना पड़ेगा, उसकी हमने 2 कंडीशंस पढ़ी थी। पहली कंडीशन जो IPO में भी थी सेम कंडीशन थी, आइडेंटिफाइबल प्रमोटर नहीं है, दैट इज द सेम कंडीशन, नो चेंज एट ऑल। बट जो सेकंड कंडीशन है वो आपकी चेंज हो गई है। यहाँ पे जो कंडीशन नंबर 2 थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि पिछले 3 सालों से ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वहाँ पे कुछ चेंजेस आ गए हैं। तो कंडीशन नंबर 2 जो है वो आप कंपाइलर में से डिलीट करके उसकी जगह पे ये वाला पॉइंट ऐड करेंगे। तो क्या कंडीशन ऐड ऑन हुई है, वेयर द इक्विटी शेयर्स ऑफ द इशूअर्स आर frequently traded on a stock exchange for a period of at least 3 years immediately preceding the reference date। तो क्या कंडीशन एड ऑन की कि आपके शेयर्स कौन से हैं, फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड हैं और कितने सालों से हैं, 3 सालों से हैं। एंड साथ ही में एंड ऐड किया है, ऑब्वियसली और कंडीशंस भी फॉलो करनी पड़ेगी। साथ ही में क्या फॉलो करना है, the issuer has redressed at least 95% of the complaints received from the investor till the end of the quarter immediately preceding the month of the reference date। वैसे ये कंडीशन नई तो नहीं है, हमने पहले सुनी भी है ये कंडीशन, आई होप याद होगी आप लोगों को, कहीं पढ़ी थी हमने, याद है कहाँ पढ़ी थी? यस ऑफ कोर्स फास्ट ट्रैक में पढ़ी थी, एब्सोल्युटली करेक्ट बात है। तो वो सेम कंडीशन है, बस यहाँ पे करेक्शन हो गया है, यहाँ पे वो कंडीशन की जगह पे ये आ गया है। द इशूअर हैज बीन इन कंप्लायंस विद द LODR फॉर अ मिनिमम 3 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेफरेंस डेट। ये भी फास्ट ट्रैक इशू में हमने कंडीशन पढ़ी थी, तो वो कंडीशन यहाँ पे आ गई है। और इसका एक प्रोविजो भी पढ़ा था हमने कि अगर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई नॉन कंप्लाइंस कर रहे हैं, आई होप याद आ रहा होगा वो कंडीशन आपको, तो वही सेम यहाँ पे भी एज इट इज प्रोविजन दे रखा है। इफ इशूअर हैज नॉट कंप्लाइड विद द प्रोविजन ऑफ SEBI LODR रिलेटेड टू composition of board of director for any quarter during the last 3 years immediately preceding the date of filing of draft offer document या offer document, but is compliant with such provision at the time of filing of draft offer document या offer document, and adequate disclosures are made in the offer document about such non-compliance during the 3 years immediately preceding the date of filing of draft offer document या offer document, it shall be deemed to be as compliance with the condition। exactly डिटो कंडीशन हमारी फास्ट ट्रैक में भी थी, तो समझने वाली बात तो है नहीं, बस आपको यहाँ पे भी वो कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो कंडीशन क्या हुई कि पिछले 3 सालों में LODR की कंप्लाइंस होनी चाहिए, लेकिन बाई चांस गलती से अगर कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड का नॉन कंप्लाइंस हुआ था कभी, बट अभी वो कंप्लाइंस आप कर चुके हैं और साथ ही में इसका डिस्क्लोजर भी आप दे चुके हैं, तो फिर हम उसको कंप्लाइंस मान लेंगे। तो ये कंडीशन है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द प्रमोटर प्रपोज टू सब्सक्राइब टू द स्पेसिफाइड सिक्योरिटी ऑफर्ड टू द एक्सटेंट ग्रेटर देन हायर ऑफ द 2 ऑप्शंस अवेलेबल in clause A of sub-regulation 1 of regulation 113, the subscription in excess of such percentage shall be made at a price determined in terms of provisions of regulation 164 or the issue price whichever is higher। अब ये एक नई कहानी इन्होंने ऐड की है। अच्छा, रेगुलेशन 113 आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि FPO के केस में मिनिमम प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए? 20% of post issue या तो पोस्ट इशू या फिर प्रपोज इशू, राइट। अब अगर मान लीजिए प्रमोटर उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करना चाहता है, ज़्यादा, तो जितना वो ऑलरेडी रिक्वायर्ड है उतना करेगा, तब तो इशू प्राइस पे ऑब्वियसली वो सब्सक्राइब करेगा।
लेकिन अगर एक्सेस में वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो जो एक्सेस वाला पोर्शन उसका प्राइसिंग कैसे डिसाइड होगा, उसका प्राइसिंग रेगुलेशन 164 या फिर जो इशू प्राइस है उसमें से जो भी हायर है वो ले लेना, रेगुलेशन 164। आई होप प्रेफरेंशियल इशू नाम का एक टर्म हमने पढ़ा था, याद हो गलती से अगर। यस मैम। वहाँ पे प्राइसिंग के मैनर दे रखे थे रेगुलेशन 164 में। यस मैम, 26 वीक्स वाला जो था। एब्सोल्युटली करेक्ट बात है। तो जो वहाँ पे प्राइसिंग का मैनर था वो उसे फॉर्मूला पुट करना, या फिर जो भी आपकी इशू प्राइस है एफपीओ की इशू प्राइस, इनमें से जो भी हायर प्राइस निकल के आएगी उस पे इनको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो ये एक एक्स्ट्रा ऑब्लिगेशन जो है प्रमोटर्स पे डाल दी गई है कि प्रमोटर भाई अगर आप मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के अलावा एक्स्ट्रा में अगर कंट्रीब्यूशन करेंगे तो उस एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन का प्राइसिंग जो होगा वो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। एम आई क्लियर? यस मैम। फाइन, चलिए ये हमारा जो है रेगुलेशन 112 का अमेंडमेंट था। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट अमेंडमेंट की तरफ, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म की तरफ। इसमें छोटे छोटे से अमेंडमेंट है, कोई ऐसे स्पेशल अमेंडमेंट नहीं है। जैसे कहीं कहीं पे अभी भी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वर्ड यूज़ किए गए थे बट होने नहीं चाहिए थे, तो अब आईसीआईसीआई और सेबी को लग गया कि हाँ भाई, सेबी को लगा कि हाँ ये गलत वर्ड यूज़ किया हुआ है, तो ये अमेंडमेंट आ गया है। अब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की जगह पे क्या वर्ड यूज़ करना है? इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। तो आपका पॉइंट नंबर 3 जो था उसमें इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वर्ड लिखा था, उसको कट करके वहाँ पे इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म लिखना है। जब आपने पूरा ही प्लान चेंज कर दिया है, उसमें इंस्टीट्यूशनल की जगह पे इनोवेटर्स कर रखा है, तो हर जगह इनोवेटर्स ही यूज़ करना है। साथ ही में इसमें एक न्यू पॉइंट ऐड हुआ है, पॉइंट नंबर 4। हमने 3 पॉइंट्स पढ़े थे, 1 2 3। एक 4th पॉइंट ऐड ऑन हुआ है इसके अंदर। 4th पॉइंट क्या बोलता है? इफ एन इशूअर हैज इशूड एसआर इक्विटी शेयर्स, एसआर इक्विटी शेयर का पॉइंट ऐड किया है, और इम्प्लाइड है, हमें पता है कि प्रमोटर्स को इशू होता है, प्रमोटर्स या फाउंडर। द सेड इशूअर शैल बी अलाउड टू मेक एन आईपीओ ऑफ ओनली ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर लिस्टिंग on innovators growth platform subject to compliance with the provisions of this chapter and continued compliance with the provision of SR equity shares in accordance with regulation 6 sub regulation 3। याद है आपको रेगुलेशन 6 कंडीशंस जो हमने पढ़ी थी, 6(1), 6(2), 6(3). 6(1) में क्या था? नॉर्मल कंडीशन, 6(2) ऑल्टरनेटिव रूट, एंड 6(3) दैट वाज एसआर इक्विटी। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे भी अगर आप लिस्टिंग करा रहे हैं तो सेम वही कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट एड ऑन हुआ है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी पे। एलिजिबिलिटी जब हमने पढ़ी थी तो वहाँ पे हमने कुछ एंटिटीज़ के नाम पढ़े थे। इसमें हमने पढ़ा था इशूअर शुड हैव बीन हेल्ड, जो उनके शेयर्स हैं वो हेल्ड किए थे किसने? QIB तो सेम है। सेकेंड और थर्ड पॉइंट जो था वो कट हो गया है, फैमिली ट्रस्ट और एक्रेडिटेड इन्वेस्टर वाला जो पॉइंट है वो कट हो गया है, और उसकी जगह पे एक नया पॉइंट आया है, दैट इज व्हाट इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म इन्वेस्टर्स। क्या वर्ड यूज किया? इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म इन्वेस्टर्स फॉर द पर्पस ऑफ इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। तो पॉइंट नंबर 2 और 3 कट करके एक सिंगल पॉइंट आ गया, पॉइंट नंबर 2। और जो आपका पॉइंट नंबर 4 था, पॉइंट नंबर 4 अब वो कट होकर के क्या हो गया? पॉइंट नंबर 3 हो गया है। उसमें द फॉलोइंग रेगुलेटेड एंटिटीज, आपको कहते हैं हमने उसमें बहुत सारी एंटिटीज के नाम पढ़े थे। याद है? कंपाइलर है हमारे पास? हाँ, तो उसमें बहुत सारी एंटिटीज के नाम थे, वो एज इट इज हैं, वो सेम था इसलिए दोबारा नहीं लिखा मैंने, सिर्फ इसका नंबरिंग चेंज हो जाएगा, 4th की जगह पे 3 हो जाएगा, और जो 2 और 3 हैं वो कट हो जाएंगे, और उसकी जगह पे कौन सा पॉइंट ऐड हो गया है? इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म इन्वेस्टर्स फॉर द पर्पस ऑफ इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। और एक 4th पॉइंट एड ऑन हुआ है, एनी अदर क्लास ऑफ इन्वेस्टर एज स्पेसिफाइड बाय सेबी फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये इसलिए डाला क्योंकि सेबी जो है खुद से अब नोटिफिकेशन ला करके किसी और को भी इसमें एड ऑन कर सकता है, तो इसलिए यहाँ पे एनी अदर क्लास जो है वो ऐड किया गया। तो ये नया पॉइंट ऐड हो गया, पॉइंट नंबर 4। कोई शक यहाँ तक? है ना? बहुत सिंपल से अमेंडमेंट्स है, कोई बहुत ज़्यादा ऐसे स्पेशल बहुत टेक्निकल अमेंडमेंट्स नहीं है। अब एक्सप्लेनेशन में भी फिर कुछ जगह पे चेंजेस आए हैं, तो देखो एक्सप्लेनेशन में क्या चेंज हुआ है। द फॉलोइंग एंटिटी शैल बी एलिजिबल टू बी कंसिडर्ड एज एक्रेडिटेड इन्वेस्टर लिखा हुआ था, जब ऊपर एक्रेडिटेड हट गया तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी हटेगा, तो एक्रेडिटेड हटा करके उसकी जगह पे क्या लिख दिया? इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म।
इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 1 एंड 2 सेम है, और एक और नया पॉइंट ऐड हुआ है, पॉइंट नंबर 3, फैमिली ट्रस्ट ऊपर से हट गया था ना, ऊपर से हटाया फैमिली ट्रस्ट, तो यहाँ पे ऐड ऑन किया उन्होंने एक्सप्लेनेशन में, और फैमिली ट्रस्ट में बोला नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, 25 करोड़ रुपीस। 25, पहले कितनी थी, पहले कितनी थी 500 करोड़, अब कितनी हो गई है, 25 करोड़। देखो कितना वेरिएशन आ गया है ना, देयर इज अ ह्यूज वेरिएशन। तो फैमिली ट्रस्ट आया तो है, लेकिन कितने नेटवर्थ के साथ आया है, 25 करोड़ के साथ आया है, जिसको इन्होंने क्या नामकरण दिया है, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म इन्वेस्टर्स के नामकरण से इसको डाला गया है। फिर उसके बाद एक जो बी पॉइंट है उसमें क्या बोला, प्री इशू कैपिटल हेल्ड बाय प्रमोटर्स या प्रमोटर ग्रुप इवन इफ दे आर रजिस्टर्ड एज इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म इन्वेस्टर shall not be considered for the purpose of 25% pre-issue capital eligibility requirement specified under regulation 283 sub-regulation 1. Pre-issue capital held by promoters या promoter group, held by promoters or promoter group shall not be considered for 25% प्री इशू कैपिटल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। दैट मीन्स प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप ने अगर कोई भी इस तरह का स्टेक होल्ड किया हुआ है तो उसको हम एलिजिबल नहीं मानेंगे, उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा 25% काउंटिंग में। एंड लास्टली इसमें जो सी पॉइंट है उसमें भी इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म इन्वेस्टर आपको करना है, तो वहाँ पे आप टर्म जो है वो चेंज करके क्या कर दीजिए, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, मतलब जहाँ जहाँ पे इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म नहीं लिखा था वहाँ पे इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म आ गया। आप यूनिफॉर्मिटी यूज़ की है, कहीं भी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या ऐसे वर्ड यूज़ नहीं किए गए हैं। ठीक है, ये हमारा अमेंडमेंट था इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म के कंसर्न में। अब इसी में आगे कुछ छोटे छोटे अमेंडमेंट और हैं। एलोकेशन एंड अलॉटमेंट, एलोकेशन इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म में ही है, एलोकेशन एंड अलॉटमेंट इसमें कुछ कंडीशंस थी, जैसे आपको याद होगा कि नंबर ऑफ अलॉटीज के बारे में हमने पढ़ा था 50, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स प्रो राटा बेसिस पे अलॉटमेंट होगा, ये कुछ कंडीशंस हमने पढ़ी थी। इसमें जो कंडीशन नंबर 4 है ये एक न्यूली ऐड हुआ है, न्यू एडेड है। अब क्या ऐड किया है वो हम देख लेते हैं, बाकी सारी कंडीशन तो सेम ही है, पुराने में कुछ करेक्शन नहीं करना है, एक नया कंडीशन आपको ऐड ऑन करना है। क्या बोलता है, इशूअर में एलोकेट अप टू 60%, अप टू 60% of issue size on discretionary basis prior to the issue opening to eligible investors as identified under subregulation 1 in accordance with the requirements with respect to anchor investors, with respect to anchor investors for public issue made on SME exchange as specified in schedule 13। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है बस इतनी सी बात है कि आप अप टू 60% किसके लिए रिजर्व करने की बात कर रहे हैं, एंकर क्या ये इन्वेस्टर्स। कंडीशन नहीं है क्या हमारे लिए, हमें ऑलरेडी पता है एंकर इन्वेस्टर के लिए अप टू 60% का रिजर्वेशन होता है, तो वो बात यहाँ पे भी इन्होंने बोल दी है कि इशूअर जो है 60% तक का एलोकेशन उनके लिए कर सकता है। प्रोवाइडेड दैट प्राइस ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी ऑफर्ड टू द एलिजिबल इन्वेस्टर शैल नॉट बी लोअर देन द प्राइस ऑफर्ड टू अदर एप्लीकेंट। क्या ये कंडीशन भी आपको पता है, एंकर इन्वेस्टर को तो कभी भी लेसर प्राइस ऑफर होती ही नहीं है, एंकर इन्वेस्टर्स को तो ज़्यादा भले ही दे दो आप कम प्राइस पे, तो एलोकेशन होता ही नहीं है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट एलिजिबल इन्वेस्टर शैल मेक एन एप्लीकेशन ऑफ अ वैल्यू ऑफ एटलीस्ट 50 लाख रुपीज़। कम से कम कितने की एप्लीकेशन लगाएंगे ये, 50 लाख मिनिमम एप्लीकेशन, 50 लाख। तो ये एक न्यू कंडीशन है जो आपको ध्यान रखनी है। क्या कंडीशन ऐड हुई, नंबर 1 एंकर इन्वेस्टर्स के लिए अप टू 60% एलोकेशन, नंबर 2 कितनी एप्लीकेशन लगाएंगे, 50 लाख, 50 लाख की एप्लीकेशन ये लोग लगाएंगे, और इनका अलॉटमेंट प्राइस जो है वो ऑफर्ड प्राइस से लेसा नहीं होना चाहिए। चलिए लेट्स मूव फर्दर, दैट इज व्हाट लॉक इन। लॉक इन में जो कंडीशन नंबर 1 है उसका सी पॉइंट देखेंगे आप, उस सी पॉइंट के अंदर कैटेगरी 1 लिखा हुआ था कि इक्विटी शेयर हेल्प बाय द वेंचर कैपिटल फंड AIF फंड ऑफ कैटेगरी 1, AIF कैटेगरी 1 लिखा हुआ था। अब 1 के साथ साथ कैटेगरी 2 भी आएगा इसमें, तो 1 के साथ साथ कैटेगरी 2 भी आपको एड ऑन करना है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 और फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर। तो ये एक वर्ड और ऐड हो गया है।
साथ ही में पॉइंट नंबर 5 भी इसमें ऐड हुआ है। तो पॉइंट नंबर 5 क्या ऐड हुआ है? एसआर इक्विटी शेयर शैल बी लॉक्ड इन टिल कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर विद वोटिंग राइट सिमिलर टू दैट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर और शैल बी लॉक्ड इन फॉर अ पीरियड स्पेसिफाइड व्हिचएवर इज लेटर। ये पॉइंट हम लोगों ने आईपीओ एफपीओ में कई बार पढ़ा है, यस मैम। तो वो सेम पॉइंट यहाँ पे ऐड ऑन हुआ है। मतलब ऐसा नया अमेंडमेंट तो नहीं है, बट हाँ इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म में नहीं था तो यहाँ पे ऐड कर दिया उन्होंने। तो अगेन ये हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल नहीं होगा, बहुत टफ प्रोविजन नहीं है। अब आपको याद होगा एग्जिट ऑफ इशूअर्स हुज सिक्योरिटीज आर लिस्टेड इन ट्रेडिंग ऑन द इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर्सुएंट टू आईपीओ। ये अमेंडमेंट हम ऑलरेडी क्लास में कवर कर चुके थे, यस मैम। है ना। तो ये जब न्यूली इंसर्ट हुआ था तब मैंने उसी वक्त आपको पढ़ा दिया था। तो ये मैंने पॉइंट डाल तो दिया ताकि जो लोग नहीं अमेंडमेंट अटेंड कर पाए थे तो उन लोगों को पता रहे, बट हम लोग रेगुलर क्लास के अंदर ऑलरेडी ये अमेंडमेंट कवर कर चुके हैं, इसलिए हमें दोबारा से इस अमेंडमेंट को देखने की कतई ज़रूरत नहीं है ना। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस अमेंडमेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, माइग्रेशन टू मेन बोर्ड। माइग्रेशन टू मेन बोर्ड, इसमें आपका कंडीशन नंबर 3 जो था वो कट होकर के उसकी जगह पे ये आपको रिकॉर्ड करना है। अ कंपनी नॉट सेटिस्फाइंग द कंडीशन लेड डाउन अंडर सब रेगुलेशन 2 ऑफ रेगुलेशन 292 shall as on the date of application for migration under regular category have 50% of its capital held by QIB। पहले कितना परसेंट था ये? 75%। पहले कितना था? 75%। अब कितना हो गया? सिर्फ 50%। अब आपको सिर्फ 50% ही याद रखना है। इज दिस ओके? यस मैम। ठीक है, तो ये हमारे आईसीडीआर के सारे अमेंडमेंट खत्म। इतने से ही अमेंडमेंट थे आईसीडीआर में, कोई बहुत ज़्यादा भयानक अमेंडमेंट्स नहीं है। एलओडीआर के तो ऑलमोस्ट सारे अमेंडमेंट हम ऑलरेडी क्लास में पढ़ चुके थे। एक बार फटाफट से गो थ्रू कर लेते हैं कि क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं। रेगुलेशन नंबर 6, आपको याद है कंप्लाइंस ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होता था, यस मैम। उसमें लिखा होता था एंड हिज ऑब्लिगेशन। तो अभी लड़कियां नाराज हो गई कि बोले ऐसे कैसे हिज क्यों, लड़कियां भी तो कंप्लाइंस ऑफिसर होती है, तो यहाँ पे क्या और ऐड कर दिया? हर ऑब्लिगेशन। तो बस दिस इज द अमेंडमेंट। अच्छा, दूसरा है शेयर ट्रांसफर एजेंट। आपको याद है शेयर ट्रांसफर एजेंट अपनी रिपोर्ट सबमिट करता था कितने दिनों में? 30 days हाफ ईयरली बेसिस पे, है ना, हाफ ईयरली करता था। लेकिन अब ये हाफ ईयरली नहीं है, अब ये कंप्लाइंस क्या हो गई है? ईयरली हो गई है। हाफ ईयरली की जगह पे कंप्लाइंस क्या हो गई है? ईयरली हो गई है। तो क्या बोल रहे हैं? 30 days ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। 30 days ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल अब आपको यहाँ पे हाफ ईयरली की जगह पे ऑन ईयरली बेसिस पे आपको फाइल करना पड़ेगा। हाफ ईयरली की जगह पे क्या करना पड़ेगा? ईयरली बेसिस पे। तो अब ये ईयरली कंप्लाइंस हो गई इंस्टेड ऑफ हाफ ईयर कंप्लाइंस। इज दिस ओके? यस मैम। ठीक है। अब आपको याद है रेगुलेशन 31A, हमने क्लासिफिकेशन रिक्लासिफिकेशन वाले रेगुलेशन पढ़े थे। यस मैम। प्रमोटर टू पब्लिक, पब्लिक टू प्रमोटर, याद आ रहा होगा कुछ? यस मैम। 31A के जो अमेंडमेंट्स हैं वो हमने ऑलरेडी अमेंडेड ही पढ़ा था। ये पूरा का पूरा एंटायर जो प्रोविजन है ये हम अमेंडेड ही कवर करके आए थे, इसमें कोई भी हमने पुराना प्रोविजन नहीं पढ़ा है। तो मैंने रेड कलर से जो मार्क किया ये अमेंडमेंट था जो हमने ऑलरेडी क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमें दोबारा नहीं पढ़ना है, तो बहुत अच्छी बात है, हमारा टाइम सेव हो गया है। ठीक है, याद है आपको रिक्लासिफिकेशन पर्सुएंट टू डिवोर्स, याद आ रहा है ये कंडीशंस? यस मैम। अच्छा, दूसरा है 31A4, उसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट है जो आपको करना है। ही के साथ साथ क्या ऐड करना है? शी और ऐड करना है ना। तो जहाँ जहाँ पे बाइजनेस था, जेंडर बाइजनेस, को इन्होंने रिमूव किया है। और बी पॉइंट में भी ही के साथ साथ क्या ऐड करना है? शी। देन 31A9 जो था, जो ऐड हुआ था वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, हमने अमेंडेड ही पढ़ा है, तो इसलिए आपको दोबारा से कुछ मेहनत नहीं करनी है। एग्जैक्टली 31A10 जो है ये भी हमने अमेंडेड ही पढ़ा था, तो इसलिए हमें इसमें दोबारा से अमेंडमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बहुत इजी काम हो गया, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, नया कुछ पढ़ना नहीं है। एलओडीआर में तो मोटा मोटा हमने अमेंडेड ही पढ़ा था। देन रेगुलेशन 32, रेगुलेशन 32 डिविएशन के स्टेटमेंट कितने दिनों में जाते हैं? क्वार्टरली बेसिस पे, विद इन 45 डेज। 45 days। ये पॉइंट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था। यस मैम। यस, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, राइट।
फाइनेंशियल रिजल्ट में हिमसेल्फ की जगह क्या साथ साथ क्या लगा देना, हर सेल्फ। मतलब जेंडर बाइजनेस नहीं होनी चाहिए, गंदी बात है। तो हिमसेल्फ हर सेल्फ दोनों वर्ड यूज़ किए जाएंगे। देन पॉइंट नंबर 6 जो था वो मैंने आपको ऑलरेडी वहीं पे जो है डिलीट करा दिया था। पॉइंट नंबर 6 हमने पढ़ा ही नहीं था, तो ये डिलीट हो चुका है, ओमिट हो चुका है, ठीक है। दिस वाज द अमेंडमेंट। रेगुलेशन 34 में भी हमने अमेंडेड ही कवर किया था, हम ऑलरेडी अमेंडेड पढ़ चुके हैं। इसमें वो टॉप 1000 एंटिटीज ही पढ़ा था हमने। यस मैम। यस, तो ये अमेंडेड ही हमने पढ़ा है, तो इसलिए हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। रेगुलेशन 34 हमारे लिए पूरा कंप्लीटली अमेंडेड है। वी आर नॉट सपोज टू स्टडी इट अगेन। ये पुराना जो हमने पढ़ा है वही हमें पढ़ना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी अमेंडमेंट कवर कर लिया है। चलिए नेक्स्ट है रेगुलेशन नंबर 36। रेगुलेशन नंबर 36 में जो भी आप डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करें उसकी डिटेल्स भेजते हो, उस डिटेल में बी पॉइंट में था नेचर ऑफ हिज एक्सपर्टीज, तो अगेन हिज हटा दिया। नेचर ऑफ एक्सपर्टीज इन स्पेसिफिक फंक्शनल एरिया, ये अमेंडमेंट मैंने आपको वहाँ करवा दिया था। डी जो पॉइंट है उसमें कुछ पॉइंट ऐड करना है। डायरेक्टरशिप इन लिस्टेड कंपनीज एंड मेंबरशिप ऑफ कमिटीज ऑफ बोर्ड, ये तो जाता ही जाता था, ये तो पुराना पॉइंट था ही। along with listed entities from which the person has resigned in the past 3 years, ये एक आपको एक्स्ट्रा एड ऑन करना है। मतलब उसने कौन कौन सी कंपनीज में रेजिग्नेशन दिया है पिछले 3 सालों में, वो भी आपको डिटेल देना पड़ेगा। लेकिन ये प्रोविजन कब से एप्लीकेबल है? जनवरी 2022 से एप्लीकेबल है। कब से एप्लीकेबल है? जनवरी 2022 से एप्लीकेबल है, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल एप्लीकेबल हुआ नहीं, बट अमेंडमेंट नोटिफाइड है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। शेयर होल्डिंग ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यहाँ तक तो हमने पढ़ाई था, उसके आगे ऐड करना इन व्हाट लिस्टेड एंटिटी इंक्लूडिंग शेयर होल्डिंग एज अ बेनिफिशियल ओनर। तो कहाँ कहाँ पे आप बेनिफिशियल ओनर है वो डिटेल्स भी आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। और एक नया पॉइंट ऐड करना एफ, इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स the skills and capabilities required for the role and the manner in which the proposed person meets such requirement। तो independent directors की skills, capabilities, उसका role और वो किस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा है वो सारी डिटेलिंग भी आपको डायरेक्टर्स की डिटेल में डालनी पड़ेगी। ये एक नया पॉइंट आपको ऐड करना है। रेगुलेशन 37 में जो अमेंडमेंट है हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आपको याद है ऑब्जर्वेशन लेटर्स जहाँ जहाँ थे वो हट गए थे और सिर्फ क्या था, नो ऑब्जेक्शन लेटर, है ना। तो वो अमेंडमेंट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लेटर की जगह पे हर जगह पे क्या है, नो ऑब्जेक्शन लेटर। रेगुलेशन 40 का अमेंडमेंट भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, हमने अमेंडेड ही पढ़ा था। यहाँ पे 30 डेज ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यही पढ़ा था हमने, कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, ये भी हमने अमेंडेड ही पढ़ा था। वही टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज की बात हमने की थी। ये एवरीथिंग वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। 44 हमने कवर कर लिया, 2 वर्किंग डेज ही हमने लेटेस्ट जो था अमेंडमेंट वही हमने पढ़ा था। देन उसके बाद नेक्स्ट रेगुलेशन 45 चेंज इन द नेम ऑफ लिस्टेड एंटिटी, तो इसमें भी हमने अमेंडेड ही पढ़ा है। ये पॉइंट नंबर 3 हम ऑलरेडी ऐड कर चुके थे, तो मतलब हमें कुछ बढ़ना नहीं है ले दे करके। बट हाँ, क्योंकि सप्लीमेंट है तो सप्लीमेंट में देख करके आप घबरा ना जाओ कि मैम ये क्या क्या ऐड कर दिया। तो इसलिए मैंने आपको पूरा बाइफिकेट कर दिया है कि कौन कौन से अमेंडमेंट्स थे, और हम ऑलरेडी अमेंडेड पढ़े हैं। एलओडीआर में आपको तो कुछ नया पढ़ना ही नहीं है, ऑलमोस्ट पूरा हमारा नया पढ़ा हुआ है। चलिए वेबसाइट में भी हमने नया ही पढ़ा है। OA ये पॉइंट पढ़ा था हमने, ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग्स एंड ट्रांसक्रिप्ट्स। यस मैम। और इसके सारे सब पार्ट्स ये सब हमने पढ़े थे, ये पूरा अमेंडेड हमने पढ़ा है, ये पूरा हमारा कवर्ड है, तो इसमें हमें कुछ नहीं पढ़ना नया। एडवर्टाइजमेंट में जो 2 पॉइंट्स डिलीट होने थे वो मैंने आपको ऑलरेडी डिलीट करा दिए थे वहीं पे, ये A पॉइंट एंड C पॉइंट, या कि PPTs में भी ऑलरेडी डिलीटेड है। That's it। ये LODR के अमेंडमेंट खत्म। तो कोई परेशानी है LODR के अमेंडमेंट्स में? मैम जो रेगुलेशन 34 है उसमें CG में अभी अमेंडमेंट आया कि BRR की जगह BRSR फाइल करना होता है, तो वो यहाँ भी एप्लीकेबल है। इसमें सप्लीमेंट में नहीं दे रखा CF के, ओके, है ना, इसलिए। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट है चैप्टर 4 AIF ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड
तो उसमें आपको याद होगा हमने जनरल इन्वेस्टमेंट कंडीशंस कुछ पढ़ी थी, जनरल इन्वेस्टमेंट कंडीशंस है ना, उसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी है आपको। क्या क्या ऐड ऑन करनी है देखो, Alternative investment fund which are authorized under the fund documents to invest in units of AIF shall not offer their units for subscription to other AIF। एक तो ये पॉइंट ऐड करना है आपको, जनरल इन्वेस्टमेंट कंडीशंस में ये पॉइंट ऐड करना है। और एक और पॉइंट ऐड करना है कि AIF shall not invest except with the approval of 75% of investors by value of their investment in AIF in associates or units of AIF managed or sponsored by its manager, sponsor or associates of its manager or sponsor। अच्छा, अब दोनों पॉइंट क्या हैं? अच्छा, जनरल इन्वेस्टमेंट कंडीशंस आपको याद है कि AIF में क्या क्या कंडीशंस थी? यस मैम। कुछ एक आध बताओगे? मैम अगर फॉरेन में करते हैं तो आरबीआई की गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ते हैं। और कैटेगरी 1 और 2 एक इन्वेस्टिंग कंपनी मैक्सिमम 25% कर सकते हैं और कैटेगरी 3 10%। और सेम कैटेगरी फंड ऑफ फंड करेंगे, अदर कैटेगरी नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने? यस मैम। हाँ, अच्छा, अब इसमें है ना एक कंडीशन क्या ऐड की इन्होंने, AIF which are authorized under the fund document to invest in units of AIF shall not offer their units for subscription to other AIF। तो इसका मतलब जो इस कैटेगरी में अलाउड है वो दूसरी कैटेगरी को ऑफर देंगे फंड ऑफ फंड? हाँ, नहीं देंगे। दूसरा बोला AIF shall not invest except with the approval of कितना परसेंट? 75%। इसका मतलब अगर आप एसोसिएट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर आप यूनिट्स ऑफ AIF मैनेज बाय स्पॉन्सर्ड या मैनेजर स्पॉन्सर इस तरह के लोगों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको कितने लोगों से कंसेंट लेनी पड़ेगी? 75%। तो कंसेंट की बात बोल रहा है कि 75% कंसेंट लेनी पड़ेगी आपको। इफ इन केस आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाह रहे हैं? एसोसिएट्स में या फिर यूनिट्स ऑफ AIF मैनेज और स्पॉन्सर्ड बाय इट्स मैनेजर स्पॉन्सर या एसोसिएट्स ऑफ इट्स मैनेजर और स्पॉन्सर। तो अगर इस तरह के स्पॉन्सर्स, मैनेजर्स, उनके अगर AIF में इन्वेस्टमेंट करना है या एसोसिएट्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो यू विल हैव टू टेक अप्रूवल ऑफ एटलीस्ट 75% इन्वेस्टर्स, और ऑब्वियसली वैल्यू में ही देखा जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना है। फिर उसके बाद कैटेगरी 1 जो AIF था उसका पॉइंट नंबर B डिलीट करना है। तो डिलीट करना है, इसमें कुछ समझना तो है नहीं, पेन लो और काट दो फटाफट, तो हमें कंडीशन को थोड़ी कम याद करनी पड़ेगी। तो ये B पॉइंट एज इट इज डिलीट कर देना। फिर उसके बाद कैटेगरी 2 जो AIF है उसकी कुछ कंडीशंस दे रखी थी, उसमें जो A है उसमें कुछ करेक्शन करना है। कैटेगरी 2 AIF shall invest in investing companies or in units of category 1 or other category 2 AIF as may be disclosed in the placement memorandum। कैटेगरी 1 और अदर लिखा था वहाँ पे, अदर बस इतना ही लिखा हुआ था, उसको अब करेक्ट करेंगे। अदर की जगह क्या लिखा है? अदर कैटेगरी 2 AIF as may be disclosed in the placement memorandum। इसका मतलब अब कैटेगरी 2 AIF जो है वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? इन्वेस्टिंग कंपनी में कैटेगरी 1। हाँ, राइट है ना, तो उसको इन्होंने क्लैरिफाई किया। देन पॉइंट नंबर जो B है वो आप डिलीट कर दीजिए एज इट इज, पॉइंट नंबर B काटना है आपको। अब कैटेगरी 3 जो है, कैटेगरी 3 उसके लिए क्या बोला? कैटेगरी 3 AIF में इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज ऑफ लिस्टेड और अनलिस्टेड इन्वेस्टिंग कंपनीज, डेरिवेटिव्स, यूनिट्स ऑफ अदर AIF और कॉम्प्लेक्स और स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स। इसकी लैंग्वेज में भी माइन्यूट्स और करेक्शन आ गए हैं, तो वो आप करेक्टेड लैंग्वेज पढ़ेंगे। सेम यहाँ पे भी B पॉइंट है जो आपको डिलीट करना है, B पॉइंट अब एप्लीकेबल नहीं होगा। गॉट इट? तो तीनों में से B पॉइंट हट गए, राइट? और ये जो है उसकी लैंग्वेज में माइन्यूट सा डिफरेंस आ गया। एंजल फंड, एंजल फंड, इन्वेस्टमेंट बाय एंजल फंड, एक पॉइंट हेडिंग पढ़ी थी हमने, उसमें लिखा था एंजल फंड शैल इन्वेस्ट इन वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग, ऐसे लिखा हुआ था। तो वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग को कट कर देंगे और उसकी जगह पे क्या यूज करेंगे? स्टार्टअप। क्या यूज करेंगे? स्टार्टअप। ओके, तो वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग की जगह पे क्या करना है? स्टार्टअप यूज करना है। ठीक है, एक तो छोटा सा करेक्शन ये है, और फिर करेक्शन कुछ नहीं, काटना है आपको। जो आपका पॉइंट नंबर 1 का A और B पॉइंट था ना, वो काट दो बस, स्ट्रेट अवे कट करना। मतलब चीज़ें एलिमिनेट ज़्यादा हुई है, एड ऑन तो कम ही हुआ है, तो ये काट देना है आपको A और B।
बाकी सारी कंडीशन एज इट इज रहेंगी. ओके, यस मैम. दैट्स इट. बस सीएफ में इतने से अमेंडमेंट्स हैं. तो हमने 3 चैप्टर्स में अमेंडमेंट कवर किए हैं. नंबर 1 आईसीडीआर, नंबर 2 एलओडीआर और नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 एआईएफ जो हमने पढ़ा. आईसीडीआर में हमारा अमेंडमेंट आया रेगुलेशन 112 में. 112 सेकेंड कंडीशन चेंज हुई हमारी. देन उसके बाद इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म में छोटे छोटे अमेंडमेंट है. जहाँ जहाँ पे पहले इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लिखा था वहाँ पे इनोवेटर लिख दिया है ना. एग्जिट रूट में उन्होंने एक पॉइंट ऐड ऑन किया था तो वो हम ऑलरेडी कवर कर ही चुके थे. एलओडीआर के मोटे मोटे जितने भी अमेंडमेंट्स हैं वो हमारे सारे ऑलरेडी कवर्ड थे. जेंडर बाइजनेस को हटाया उन्होंने, वो एक एक्स्ट्रा अमेंडमेंट है जो हमें देखना है. और चैप्टर नंबर 4 एआईएफ, उसमें जो बी पॉइंट है वो सारे रिमूव हो गए. इसमें तो एड ऑन की जगह डिलीशन ही ज़्यादा हुआ है और बाकी ए पॉइंट की लैंग्वेज में थोड़े थोड़े से करेक्शंस आए हैं. आई होप सारे अमेंडमेंट समझ में आ गए हैं आप लोगों को. यस मैम. कोई परेशानी? नो मैम. नो. ठीक है, तो फिर पढ़ाई करो अच्छे से. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू मैम. ओके.